हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि कंप्यूटर के आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें करा दिया जाए। ठीक है, उन्हें बता दिया जाए, आप उन्हीं क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि अगर आप लास्ट टाइम पे ना भी पढ़ पाएँ ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का आपको पेपर पता है कि सबसे लास्ट में पड़ेगा, तो उस टाइम इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप दोबारा आकर उसे रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपको बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये पेपर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये 2018 में आया हुआ है। मैंने बाकी तो पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं, ये वाला रह गया है। इसमें मैं खाली वही क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता है और मैंने आपको पहले नहीं कराए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कंप्यूटर का मुख्य कार्य है आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना। ठीक है, यूनिक्स और लिनक्स तो सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग कहलाती है। पहला ऑप्शन है डाटा को व्यवस्थित करना, दूसरा है डेटा की गणना करना, थर्ड है उपयुक्त दोनों और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, तो डेटा जो होता है उसकी गणना भी की जाती है और डेटा को व्यवस्थित भी किया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त दोनों। थर्ड क्वेश्चन है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के नंबर एक अनुदेशों से, सेकेंड है भौतिक पुर्जों से, थर्ड है बैच सिस्टम से या फोर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो याद रखिए हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, वे भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका सीपीयू है, आप उसे छू सकते हैं। ठीक है, आपका माउस है, आप छू सकते हैं। कीबोर्ड है, आप उसे छू सकते हैं। तो ये सारे भाग हार्डवेयर में आते हैं क्योंकि हम इन्हें छू सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक पुर्जे, क्योंकि ये सारे भौतिक ही हैं, तो भौतिक पुर्जे कहलाते हैं ये। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बाकी सब सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। ठीक है, हार्ड कॉपी के बारे में पूछा गया, जैसे सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो ऐसी कॉपी कहलाती है जो आपके कंप्यूटर में सेव है, आप उसे एडिट कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ वगैरह जो आपके कंप्यूटर में है आप उसे एडिट कर सकते हैं, जब चाहे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ड कॉपी क्या होता है, जो हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। जो भी हम प्रिंटर से प्रिंट आउट मिलता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सा ऑप्शन, प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, तो हार्ड कॉपी को हम क्या कह सकते हैं, प्रिंटेड आउटपुट कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। इसमें विस्तारण का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में इसका प्रयोग होता है या उपयुक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इसमें एम एस वर्ड आता है, एम एस पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है। तो ये क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि इसमें विस्तारण का गुण है, ये बहुत सरल है, सभी लोग इसे सीख सकते हैं। ठीक है, सभी विभागों में पाया जाता है क्योंकि इसके कार्य ऐसे हैं कि सभी जगह यूज़ होता ही है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सॉफ्टवेयर क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये हमारे कार्य को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। ठीक है, और क्या हम कह सकते हैं, तो समान शब्दों में जो प्रोग्राम होते हैं उनके समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर से कार्य संपन्न करवाने के लिए उसे कुछ निर्देश देने होते हैं, इन निर्देशों के समूह को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं और संबंधित प्रोग्रामों के जो समूह होता है उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और क्या होता है, समान शब्दों में कंप्यूटर को जो भी हमें कार्य करवाना होता है उसके लिए हम निर्देश देते हैं, तो जो निर्देशों का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। और जो संबंधित प्रोग्राम होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि आउटपुट किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर की वे डिवाइसेस जिनके हेल्प से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है आउटपुट कहलाते हैं। जैसे आपका स्पीकर है, स्पीकर से क्या आ रहा है, आवाज़ आ रही है, तो हमें ये आउटपुट दे रहे हैं। प्रिंटर है, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं, हमें आउटपुट मिला, हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, हमने निर्देश क्या दिया था कि हमें प्रिंट आउट चाहिए, हमने निर्देश दिया सीपीयू के माध्यम से, या सॉरी माउस के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से, और हमें रिजल्ट मिल रहा है किसके माध्यम से, तो प्रिंटर के माध्यम से। तो प्रिंटर हमारा आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है, इसे वेब ब्राउज़र कह सकते हैं, जो यूजर्स को इंटरनेट पर वेब पेज देखने की अनुमति देता है। ठीक है, आप इस पर क्या देख सकते हैं, तो ये एक तरीके जैसे आप गूगल क्रोम के बारे में जानते हैं। ठीक है, वो भी एक वेब ब्राउज़र है। इसमें क्या करते हैं, आप जितनी भी साइट्स वगैरह होती हैं उन्हें ओपन करते हैं, जो भी चीज़ आपको सर्च करनी होती है वो आप सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूजर्स स्ट्रीमिंग सामग्री को सुनने के लिए, देखने पे, ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेस करने पर, इंटरनेट पर खरीदारी करने और बहुत कुछ करने के लिए हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखना है इसके बारे में, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसे प्रकाशित किया था और ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ आता था पहले, अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब गूगल क्रोम ज़्यादा फेमस है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो सुनने के लिए, देखने के लिए, ऑनलाइन चीज़ें जो भी हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस आउटलुक क्या है, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो एम एस आउटलुक के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो आउटलुक क्या है, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था,
जो आउटलुक है इसे माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसे डेवलप किया था। ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर। इसके लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो ईमेल की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको कैलेंडर मिलता है, टास्क मैनेजर मिलता है, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट टेकिंग, जर्नल और वेब ब्राउजिंग भी इसमें मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो इसमें आप कई ईमेल अकाउंट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कई सारे ईमेल अकाउंट हैं तो आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक से ज़्यादा ईमेल अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। इससे समय बच जाता है और साथ ही इसमें कई ऑप्शन मिलते हैं जो बहुत उपयोगी हैं। जैसे कैलेंडर का है, शेड्यूल मैनेजर का है, शेड्यूल मैनेजर है, कॉन्टैक्ट मैनेजर है, नोट टेकिंग है, जर्नल है, वेब ब्राउजिंग है। तो इतनी सुविधाएं मिलती हैं और आपकी अगर कई ईमेल आईडी हैं तो आप एक साथ ऐड कर सकते हैं उन्हें और एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी टाइम बच जाता है इसमें। तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था, ठीक है। ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। इसमें कैलेंडर मिलता है, टास्क मैनेजर मिलता है, कॉन्टैक्ट मैनेजर मिलता है, नोट टेकिंग, जर्नल, वेब ब्राउजिंग, ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ऊपर की 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इन्हें पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटाबेस क्या होता है, लिखिए, ठीक है। तो डेटाबेस के बारे में आपको लिखना है कि क्या होता है डेटाबेस। तो जो डेटाबेस होता है किसी कंप्यूटर प्रणाली में संचित आंकड़े को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। मतलब जो भी डाटा होता है, जो भी आंकड़े होते हैं जो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, उन्हें हम लोग कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डेटाबेस कहते हैं जो भी आंकड़े कंप्यूटर में संचित होते हैं, ठीक है, जो भी संचित आंकड़े हैं कंप्यूटर में या जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उसे कंप्यूटर डेटाबेस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया क्या है, लिखिए। तो देखिए मल्टीमीडिया के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा मल्टीमीडिया के बारे में। उसके तत्व वगैरह भी मैंने दिए थे, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, तो सबके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए, ये भी चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, कितने पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या होता है मल्टीमीडिया, क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स है इसके, क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती है मल्टीमीडिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा इन दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में पूछा गया है और लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, तो आपको कम से कम आधे पेज में तो लिखना है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव होता क्या है। हार्ड डिस्क, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर पर अपने मीडिया, फाइल्स, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को परमानेंटली स्टोर करते हैं। समझ गए ना हार्ड डिस्क क्या होता है। तो एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हम सेकेंडरी स्टोरेज में आता है ये, और इसमें क्या क्या हम स्टोर कर सकते हैं, तो अपनी फाइल्स, फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 नंबर में आपको लिखना है और मान लिया आपको इतना ही आ रहा है तो आप कैसे भी किसी आंसर को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें मेमोरी के बारे में पूछा गया, हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आप स्टार्टिंग कर दिए क्वेश्चन की मेमोरी से कि मेमोरी किसे कहते हैं। मेमोरी 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी में फिर आता है आपका हार्ड डिस्क, फिर आप हार्ड डिस्क के बारे में लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। मान लिया आप हार्ड डिस्क के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इतना ही जानते हैं, क्वेश्चन बड़ा करना है तो क्वेश्चन कैसे बड़ा करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कि पहले आपको किसके बारे में लिखना है, मेमोरी के बारे में लिखना है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें आपका आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर इसके बारे में लिख दीजिएगा आप। तो आपका आंसर जो होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और हेडिंग डाल के करिएगा तो थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप के अवयवों के बारे में पूछा गया है। देखिए कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप शुरू होते ही सबसे पहले स्क्रीन पर जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप पर आपको कई ऑप्शन और कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब है जब भी आप लैपटॉप अपना स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर आप अपना स्टार्ट करते हैं, जब पूरी तरीके से वो ओपन हो जाता है तो स्क्रीन पर आपने देखो कई सारे आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं, कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक साइड वॉच चल रही होती है, ठीक है, आपको टाइम देखने को मिलता है, ठीक है, क्या नाम है, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ठीक है, कई आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। वही सारी चीज़ें आपको क्या कहलाती हैं, वो डेस्कटॉप के अवयव कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप शुरू होते ही सबसे पहले स्क्रीन पर जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं, और उसमें जो चीज़ें ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें उन्हें हम कहते हैं डेस्कटॉप के अवयव। अब हम देख लेते हैं डेस्कटॉप के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो पहला है माई कंप्यूटर। आपने देखा होगा हमेशा कॉर्नर पे आपको माई कंप्यूटर का आइकन देखने को मिलता है। जब उसे ओपन करते हैं तो आपको कई फोल्डर्स देखने को मिलते हैं, पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर होते हैं, तो कई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर होता है माई डॉक्यूमेंट्स करके। माई डॉक्यूमेंट्स में आप चीज़ें सेव करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वगैरह बनाते हैं MS वर्ड पर, तो वो उसमें जाकर सेव होती हैं, ठीक है। फिर आता है रिसाइकिल बिन, जो भी चीज़ें आप डिलीट करते हैं, फोटोज़ वगैरह या फाइल्स वगैरह, तो वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माई नेटवर्क प्लेस। फिर आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका वेब ब्राउज़र है, आप पढ़ ही चुके हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। फिर आता है टास्क बार,
स्टार्ट मेन्यू से आपको प्रोग्राम्स की फाइल्स पे वगैरह पे जाते हैं। एमएस वर्ड आपको खोलना होता है तो आप स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं। अगर आपको शट डाउन करना होता है कंप्यूटर तो भी आप स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं। ठीक है। फिर है फाइल एंड फोल्डर, इसका भी एक ऑप्शन होता है। फिर शॉर्टकट कीज़ का भी ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिलती हैं और यही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, तो डेस्कटॉप के अवयव कहलाते हैं ये। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेस्कटॉप के अवयव क्या होते हैं। हो सकता है किसी दो के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि डेस्कटॉप के जो अवयव हैं किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए, तो आप माई कंप्यूटर के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं, रिसाइकिल बिन के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं। ठीक है। तो दो के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखिए, ऑनलाइन हम काफ़ी बातचीत जो करते हैं वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। जैसे आप टेक्स्ट करके आप चीज़ों को अपनी बताते हैं, कभी वीडियोस के माध्यम से अपनी चीज़ों को भेजते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पर वीडियोस वगैरह भेज देते हैं, गुड मॉर्निंग भेजना होता है तो आप कोई वीडियो भेज देते हैं। ठीक है। या आपको दिखाना होता है कि आप ये कहना चाहते हैं तो कोई वीडियो भेज देते हैं। तो जो भी ऑनलाइन पे हम लोग बातचीत करते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ये सब चीज़ें ऑनलाइन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। और इसके बारे में मैंने आपको डिफाइन भी किया है, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, पता नहीं कौन सा पेपर था, तो उसमें आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में बताया भी है डीप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो फेसबुक के बारे में पूछा गया है। तो फेसबुक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आप सभी फेसबुक चलाते होंगे, तो फेसबुक के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में आजकल जब आप स्टार्टिंग आपने की थी तो आप कई सारे दोस्त बनाते थे फेसबुक के माध्यम से। जब नया नया आया था फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, आप अपने जो संबंधी थे, सगे संबंधी, उनसे कनेक्ट होते थे। और क्या करते हैं आप, तो आपको नई नई न्यूज़ देखने को मिल जाती हैं, कोई भी नई खबर चल रही होती है तो आप उसका भी यूज़ आप इसमें कर लेते हैं फेसबुक में। करंट अफेयर्स की जो भी नई चीज़ें होती हैं वो भी आपको फेसबुक में देखने को मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छे से आप फेसबुक के बारे में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। ठीक है। तो पीडीएफ और वीडियो को कैसे आप अपलोड करेंगे इंटरनेट पर, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, इंटरनेट की मदद से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए जो यूज़र होता है उसे संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है। जैसे उसे यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करेगा जिससे इन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल तथा वीडियो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। वेब फाइलें अपलोड हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि आपको अगर मान ली कोई वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड करना है तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट की मदद से पहले आप यूट्यूब पर जाएंगे। ठीक है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड का। आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फाइल्स आपको अपलोड करनी है, जो वीडियो आपको अपलोड करना है, उस पर क्लिक करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसे ओपन करेंगे। जब उसे ओपन करेंगे तो उसमें जो होगा टाइटल वगैरह आपको डालना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। जब उसे डाल देंगे उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा ऊपर कॉर्नर पर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगी उस संबंधित साइट पर। जैसे आपको यूट्यूब पर करनी है तो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, या जिस भी साइट पर आपको करनी हो चीज़ें अपलोड। ठीक है। पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है या वीडियो अपलोड करनी है तो आपको क्या करना है, उस वेबसाइट पर जाना है, उसे ओपन करना है। उसके बाद वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, चीज़ों को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके एंटर मार देना है। ठीक है। वो चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। तो इसी के बारे में बस आपको लिखना है। ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एम एस वर्ड का परिचय दीजिए। तो एम एस वर्ड के बारे में लिखना है आपको। एम एस ऑफिस के साथ ये आता है। एम एस वर्ड जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथा इसे वर्ड के नाम से भी जानते हैं, एक वर्ड प्रोसेसर है ये, जो डॉक्यूमेंट्स को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। एम एस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और कौन सी चीज़ें आती हैं, तो एम एस पावर पॉइंट भी उसी में आता है, एम एस एक्सेल भी उसी में आता है, एम एस वर्ड भी उसी में आता है। ठीक है। तो एम एस वर्ड जिसका प्रयोग हम नया डॉक्यूमेंट्स बनाने, पुराना डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने, फॉर्मेट करने तथा प्रिंट करने के लिए करते हैं। और एम एस वर्ड के कुछ खास संस्करण आए, मतलब कौन कौन से इसके जो संस्करण है वो पब्लिश हुए, तो एम एस 2000 के नाम से भी आया था। ठीक है। 2000 में, फिर 2002 आया, एम एस 2003 आया, 2007 आया, 2010 आया और एम एस 2013 आया। ठीक है। तो ये इसके कुछ खास संस्करण हैं। तो एम एस वर्ड के बारे में और भी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हैं कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको क्रिएट करना होता है, जैसे ठीक है आपको अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं कंप्यूटर पे, तो आप एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें काफ़ी आसानी रहती है, आप अच्छे से चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। काफ़ी उसमें डिज़ाइन विज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है। कवर पेज बना सकते हैं उसका, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं उसमें। इसकी वजह से आप एम एस वर्ड को चूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में। तो देखिए, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया ये पेपर। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से पेपर में फंस जाएंगे प्रश्न। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं लेकर आया हूँ, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा। कंप्यूटर का पेपर बिल्कुल लास्ट में होता है, आपको पता है 3 पेपर आपको दे के आना है, उसका फिर से अगले दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे इसमें एम एस वर्ड के बारे में पूछा गया था, नेक्स्ट में आपको एम एस एक्सेल के बारे में पूछ सकता है, एम एस पावर पॉइंट के बारे में पूछ सकता है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एम एस पावर पॉइंट का यूज़ आप प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, कि आपको जो भी प्रेजेंटेशन देना है उसमें आप एम एस पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। एम एस एक्सेल का यूज़ आप रिजल्ट वगैरह बनाने में करते हैं, जहाँ पे आपको सीट्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल किसे कहते हैं, हाइब्रिड किसे कहते हैं, एक नंबर में भी पूछ सकता है अलग अलग, ठीक है, और एक साथ भी पूछ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्या है और उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जो नासा है, इसरो है, जितनी बड़ी बड़ी संस्था है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का मैंने आपको अलग से चैप्टर पढ़ाया है कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें लैन, बैन और मैन आ जाता था। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर है कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, कि इंटरनेट से आपको कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं। ठीक है, तो काफ़ी सेवाएं मिलती हैं। आप PDF अपलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियोज़ देख लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं आप। ठीक है, फिर है कि डेस्कटॉप पर नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था, जो पेपर सॉल्व कराया था आपको, कि नया फोल्डर हम कैसे बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो ईमेल के बारे में आपको लिखना है कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और आप इससे क्या समझते हैं। फिर है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट, इससे पहले जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें मैंने आपको बताया भी था ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में, इस पेपर में भी आया हुआ है। फिर है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। लेज़र प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, फिर इनके अंदर बहुत सारे प्रिंटर आते हैं। तो ठीक है, तो प्रिंटर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर है कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या होती है, उदाहरण दें। तो आपको याद होनी चाहिए कि कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस आउटपुट में आती है और कौन सी डिवाइस इनपुट में आती है। आउटपुट से हमें रिजल्ट मिलता है और इनपुट से हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। याद होने चाहिए इनके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन के बारे में मैंने आपको बताया अच्छे से कि सर्च इंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से सर्च इंजन हैं अभी प्रेजेंट में जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर कि साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध दोनों को समझाइए। तो साइबर सुरक्षा क्या होती है और साइबर अपराध क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साइबर सुरक्षा क्या होती है और साइबर अपराध क्या होते हैं। फिर है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, बस टोपोलॉजी आती थी, स्टार टोपोलॉजी आती थी, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप अच्छे से उसे देख लीजिएगा। फिर है कि मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा बार बताया मैंने मल्टीमीडिया के बारे में, इसके जो कंपोनेंट्स थे, एलिमेंट्स थे, कौन कौन सी एप्लीकेशन मल्टीमीडिया में आती हैं, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है कंप्यूटर मेमोरी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, रोम आती है, रैम आती है प्राइमरी में, और फिर सेकेंडरी में कौन कौन सी आती हैं, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, देखा आपने काफ़ी पेपर में ये पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट के बारे में लिखिए। देखिए, एक ही पूछा जाएगा, या तो MS वर्ड पूछा जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है MS वर्ड क्या होता है। MS पावर पॉइंट के बारे में पूछ सकता है, MS एक्सेल के बारे में पूछ सकता है, तो एक एक नंबर में ये पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आपको बस डिफाइन कर देना थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है, फिर कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर करिए। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर करने को आ सकता है कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, हार्डवेयर में क्या क्या आता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, या सॉफ्टवेयर पूछ लेगा कौन से भाग कहलाते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर में वो जाते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। तो ये सब कुछ पूछ सकता है आपसे। फिर है कि फेसबुक या यूट्यूब के बारे में लिखिए। तो देखो, एक बार फेसबुक के बारे में पूछा जा चुका है पहले, ठीक है, पेपर में, इसलिए मैंने इसमें फेसबुक इंक्लूड किया है। आपसे यूट्यूब के बारे में पूछा जा सकता है, या हो सकता है ट्विटर के बारे में पूछ ले, क्योंकि जो ज़्यादा चीज़ फेमस होती है उन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है। और ये सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस समझिए कि काफ़ी चीज़ें इधर उधर की भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप बस तैयार रहिए, आपको कुछ ना कुछ लिखना है, खाली कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें आती, मान लीजिए इंटरनेट से संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो आप पहले इंटरनेट के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन बड़ा करना है, क्योंकि कॉपियाँ बहुत सारी चेक करनी होती हैं। जो भी आपका जो चेक करने वाला है सब कुछ नहीं देखता कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो बस उसे चेक करना है, तो आप अच्छे से लिखिएगा, बस उसे लगना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया वो काफ़ी अच्छे से किया है, आपने सही लिखा होगा, तो उससे भी खुश हो जाएगा। स्टार्टिंग काफ़ी अच्छे से करनी है, बीच में आप क्या लिख रहे हैं इतना नहीं पड़ेगा वो। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से याद करने, और कुछ फुल फॉर्म आपको याद करनी है। जैसे रैम की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, रोम की याद होनी चाहिए, ईपी रोम की याद होनी चाहिए, सीपीयू की याद होनी चाहिए, यूपीएस की याद होनी चाहिए। तो कुछ फुल फॉर्म्स जो कंप्यूटर में आई हुई हैं उन्हें भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे आपके लिए, आप पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो काफ़ी लोग, काफ़ी मतलब हम लोगों से थोड़ा जुड़ सकें, तो हमें भी और अच्छा लगेगा, है ना। थैंक यू।